नमस्कार साथियों। आज के इस विशेष और एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो देखने में तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स में आपके लिए एक मजबूत नींव का काम करता है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल के पहले चैप्टर भारत, स्थिति और विस्तार की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक के इन फैक्ट्स को परीक्षा के सॉलिड अंकों में कैसे बदला जाए। आज के इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले विस्तार और निर्देशांक, उसके बाद अक्षांश और देशांतर का प्रभाव, फिर मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन का कॉन्सेप्ट, भारत का आकार और उपमहाद्वीप, और आखिर में बात करेंगे हमारे पड़ोसी देशों और समुद्री सीमाओं की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, विस्तार और निर्देशांक। जब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव सवालों की बात आती है ना, तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को लेकर एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ गेसवर्क बिल्कुल नहीं चलता। जरा भारत के इस मैप को इमेजिन कीजिए। उत्तर में कश्मीर की वादियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। ये जो विशाल फैलाव है, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम के सैकड़ों संभावित सवालों की जड़ है। अब यहाँ कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री के आसपास हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा और पूरे देश की असली दक्षिणी सीमा, ये दोनों अलग अलग हैं। हमारे संपूर्ण देश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और हाँ, हमारी क्षेत्रीय समुद्री सीमा तट से 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ये वो फैक्ट है जिसे एग्जामिनर्स बार बार घुमाकर पूछते हैं। अब अगर सीधे सीधे किलोमीटर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक हमारी वास्तविक दूरी ठीक 3214 किलोमीटर है। प्रीलिम्स के डायरेक्ट सवालों के लिए इस सटीक आंकड़े को तो एकदम रट लेना है। वहीं दूसरी ओर पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब अक्षांश और देशांतर दोनों का ही विस्तार 30 डिग्री है, तो फिर ये पूर्व पश्चिम की दूरी उत्तर दक्षिण से कम क्यों है? इसका जवाब बड़ा ही लॉजिकल है। आइए आगे देखते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में मिलता है, अक्षांश और देशांतर का प्रभाव। एग्जाम्स में जो कथन और कारण यानी असर्शन रीजनिंग वाले सवाल आते हैं, उनका ये सबसे फेवरेट एरिया है। देखिए, अक्षांश रेखाओं यानी लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी हमेशा और हर जगह एक बराबर रहती है। यही रेखाएं तय करती हैं कि हमारा दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल है और उत्तर भारत उपोष्णकटिबंधीय है। लेकिन देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स का खेल थोड़ा अलग है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। बस यही वो सटीक कारण है जिसकी वजह से 30 डिग्री का फैलाव होने के बावजूद पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी कम हो जाती है। और हाँ, इसी 30 डिग्री के गैप की वजह से हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच करीब 2 घंटे के समय का अंतर भी आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 12 समुद्री मील की चर्चा की थी। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को ना ये कन्वर्जन वाले सवाल बहुत पसंद आते हैं। 1 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, जो हमारे नॉर्मल मील से थोड़ा ज्यादा है। इस हिसाब से हमारी 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा करीब 21.9 किलोमीटर बैठती है। इन छोटे छोटे आंकड़ों को अपनी मेमोरी में एकदम पक्का कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मानक याम्योत्तर की अवधारणा की। ये हमारे देशांतरीय विस्तार का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, जो तय करता है कि इतने विशाल देश में समय की पाबंदी कैसे काम करती है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही शानदार सवाल है जो आपकी एनालिटिकल सोच को परखता है। अगर पूरब में सूरज 2 घंटे पहले निकल आता है, तो फिर राजस्थान के जैसलमेर और असम के डिब्रूगढ़ में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती हैं? आखिर हम इस टाइम गैप को कैसे मैनेज करते हैं? इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, हमारी मानक याम्योत्तर रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अमेरिका जैसे बड़े देशों में जहां पूर्व पश्चिम फैलाव बहुत ज्यादा है, कई टाइम जोन होते हैं। लेकिन भारत ने पूरे देश में समय को एक समान रखने के लिए सिर्फ इसी रेखा को अपना रेफरेंस माना है। और ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे चलता है ना? कमाल की व्यवस्था, जिससे हमारा रोजमर्रा का और प्रशासनिक काम बिना किसी कंफ्यूजन के चलता है। चलिए
अब जरा नजरिए को थोड़ा बड़ा करते हैं। बात करते हैं भारत के आकार और उस पहचान की जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। आकार की बात हो तो सबसे पहला आंकड़ा जो दिमाग में आता है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारे देश का कुल क्षेत्रफल है। अगर पूरी दुनिया की जमीन को मिला लें तो उसका 2.4% हिस्सा हमारे पास है और यही हमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसी विशालता की वजह से हमारी यहाँ इतनी शानदार भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। और इसी विशालता के कारण एक पूरी तरह से अलग इकाई बनती है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसके उत्तर में विशाल हिमालय और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियां एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हैं। पुराने समय में संपर्क सिर्फ कुछ ऐतिहासिक दर्रों से ही होता था, जैसे खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला और बोमडिला। इन दर्रों के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब मिलकर इस उपमहाद्वीप को बाकी एशिया से बिल्कुल अलग और एक खास पहचान देते हैं। इसी भौगोलिक विविधता में एक और बड़ा आंकड़ा जुड़ता है, 7,517 किलोमीटर। ये हमारी कुल तटरेखा यानी कोस्टलाइन की लंबाई है। लेकिन ध्यान रहे, इस आंकड़े में मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह दोनों शामिल हैं। एग्जाम में अक्सर मुख्य भूमि की तटरेखा और कुल तटरेखा के बीच का फर्क पूछकर उलझाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ एकदम क्लियर रहना है। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी हिस्से पर, पड़ोसी देश, समुद्री सीमाएं और हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। अगर आप एशिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत बिल्कुल दक्षिण मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में जो हमारा प्रायद्वीपीय आकार नीचे की तरफ उभरा हुआ है ना, वो बहुत रणनीतिक है। इसी वजह से हम पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों के बिल्कुल बीचों बीच हैं। भूगोल ने ही सदियों से हमारे इस ग्लोबल महत्व को तय किया है। अब पड़ोसियों की बात करें तो जमीनी पड़ोसियों के बारे में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन समुद्री पड़ोसियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। हिंद महासागर में हमारे दो खास द्वीपीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल सुनिए, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि यानी पाल्क स्ट्रेट। इन दोनों वाटर बॉडीज की सटीक पहचान होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस आधुनिक युग में जब संचार और ट्रांसपोर्ट इतना विकसित हो गया है, तो क्या इन विशाल भौगोलिक दूरियों का कोई मतलब रह गया है? जब आप मेंस परीक्षा में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के इन सिद्धांतों को आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जोड़कर जरूर देखिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बड़े पैमाने से, यानी हमारे इस पूरे विशाल ग्लोब से, और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए समझेंगे कि इन मीलों लंबी दूरियों को एक छोटे से कागज पर उकेरने का वो सटीक विज्ञान आखिर क्या है। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे और साथ ही उस कमाल की कला को भी समझेंगे जिसने इस पूरी दुनिया को समझना हमारे लिए मुमकिन बनाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब हम इस विशाल गोलाकार पृथ्वी को देखते हैं तो उस पर भारत की स्थिति सिर्फ एक छोटा सा भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण सामरिक और ऐतिहासिक उपस्थिति है। ये ग्लोब हमें याद दिलाता है कि हमारा देश इस पूरी दुनिया के इतने बड़े मंच पर आखिर कहाँ खड़ा है। आज हम जिन चीज़ों पर बात करने वाले हैं उनकी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले ग्लोब पर भारत, दूसरा इसके आयाम और समय क्षेत्र, तीसरा भारतीय उपमहाद्वीप, चौथा मानचित्र निर्माण का इतिहास, और अंत में हम कार्टोग्राफी यानी मानचित्र बनाने के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ग्लोब पर भारत और उसका विशाल भौगोलिक विस्तार। 3.28 मिलियन यानी करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का ये विशाल क्षेत्रफल। अब जरा सोचिए, अगर इसे पूरी दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो ये दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 2.4% हिस्सा है। और इसी विशाल क्षेत्रफल की वजह से भारत पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। कमाल की बात है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है आयाम और समय क्षेत्र। देखते हैं कि इस फैलाव का हमारे दिन और रात पर क्या असर पड़ता है। यहाँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार भौगोलिक पहेली है। देखिए, भारत का अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडिनल और देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार दोनों ही लगभग 30 डिग्री हैं।
लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण की किलोमीटर में दूरी नापें तो वो पूर्व से पश्चिम की दूरी से ज्यादा लंबी निकलती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? डिग्री बराबर फिर भी दूरी अलग, सोचिए जरा। तो इस पहेली का जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के आकार में। असल में उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम ये दूरी केवल 2933 किलोमीटर ही रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इसके बिल्कुल उलट अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रहती हैं। है ना एकदम लॉजिकल? और इस मैप में आप इन दूरियों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये 30 डिग्री का पूरा फैलाव देश के 2 छोरों को जोड़ता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी फैलाव के कारण पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग 2 घंटे के समय का अंतर पैदा हो जाता है। अब एक बड़ी समस्या ये थी कि इस 2 घंटे के भारी समय के अंतर को सुलझाया कैसे जाए। यही काम आती है मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन। पूरी दुनिया में एक आपसी समझ है कि देशों का मानक समय 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणकों में चुना जाए, और बस इसी नियम को मानते हुए भारत के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को हमारा मानक याम्योत्तर चुन लिया गया। इस मानक समय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे इतने विशाल देश में हर जगह घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। अब चाहे अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले ही क्यों ना उग जाए, लेकिन आपकी घड़ी में बजने वाला समय बिल्कुल वही होगा जो गुजरात में होगा। और हाँ, हमारा ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5 घंटे और 30 मिनट आगे चलता है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और उसकी भौतिक सीमाएं। अगर आप इस मैप पर गौर करें तो उत्तर में आपको हिमालय की अजेय पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी जो एक बहुत ही मजबूत भौतिक दीवार का काम करती हैं, और अगर दक्षिण की तरफ देखें तो वहां विशाल हिंद महासागर फैला हुआ है। इन्हीं प्राकृतिक सीमाओं ने मिलकर इस पूरे इलाके को एक बिल्कुल अलग और खास पहचान दी है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब इस उपमहाद्वीप में हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक पूरा परिवार है। मुख्य भूमि पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सीधे भारत के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम अपने समुद्री पड़ोसियों की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर स्थित 2 खूबसूरत द्वीप देश श्रीलंका और मालदीव भी इसी भौगोलिक पड़ोस का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। हिंद महासागर में हमारी जो स्थिति है ना, उसका रणनीतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। हमारी 7517 किलोमीटर की विशाल तट रेखा, जिसमें हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं, हमें एक बेहतरीन सामरिक जगह पर लाकर खड़ी करती है। इसी समुद्री स्थिति के कारण हम दुनिया भर के महत्वपूर्ण समुद्री और हवाई मार्गों से सीधे जुड़े हुए हैं। चलिए, भौतिक सीमाओं की बात तो हो गई। अब हमारे चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सीमाओं को नापने का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मानचित्र बनाने की कला कोई नई तकनीक नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराना ज्ञात नक्शा आज से करीब 2500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में चिकनी मिट्टी की टिकिया पर बनाया गया था। उसके बाद अरब और यूनानी विद्वानों ने भौगोलिक निर्देशांकों को इस्तेमाल करके आधुनिक मानचित्र कला की नींव रखी। अगर भारत की बात करें तो अंग्रेजों के समय 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 1785 में जाकर हिंदुस्तान का पहला मानचित्र तैयार किया गया। इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन ये नक्शे आखिर बनते कैसे हैं? हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है, कार्टोग्राफी को समझना। नक्शा बनाने वालों के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती हमारी पृथ्वी का आकार ही होता है। देखिए, पृथ्वी एकदम गोल गेंद की तरह नहीं है। ये एक जियोइड है, यानी एक 3D लंबवत चपटा आकार। अब इस विशाल 3D आकार को आप एक ही बार में किसी सपाट कागज पर कैसे देख सकते हैं? असंभव है। इसीलिए सबसे पहले ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है, जो पृथ्वी का बिल्कुल सटीक मॉडल होता है। लेकिन अब आप ग्लोब को तो हर जगह अपनी जेब में रखकर नहीं घूम सकते ना, तो इस 3D जियोइड को एक 2D कागज पर कैसे उतारा जाए? इसका वैज्ञानिक समाधान है मानचित्र प्रक्षेप, यानी मैप प्रोजेक्शन। ये गोलाकार सतह को एक समतल कागज पर बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से दर्शाने का तरीका है, और ये कार्टोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
प्रोजेक्शन के बाद जो सबसे अहम चीज आती है वो है स्केल या मापनी। ये मैप पर दी गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का एक एकदम सटीक अनुपात होता है। बिना सही स्केल के कोई भी मैप सिर्फ एक रफ ड्राइंग बनकर रह जाएगा। इसलिए एक सही स्केल चुनना ही किसी भी मानचित्रकार का सबसे जरूरी और मुश्किल काम होता है। अब देखिए कि असल दुनिया की दूरियों को मैप के स्केल पर कैसे बदला जाता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए, जब हम भारत की समुद्री सीमा की बात करते हैं तो वो तट से 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील तक फैली है। अब स्केल के हिसाब से 1 नॉटिकल मील करीब 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये समुद्री सीमा असलियत में करीब 21.9 किलोमीटर तक जाती है। यही तो है स्केल की असली ताकत। और इन्हीं अलग अलग स्केल्स और हमारी ज़रूरतों के आधार पर नक्शों को कई कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर हमें किसी गांव या खेत का बहुत बारीक ब्यौरा चाहिए तो हम लार्ज स्केल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया या बड़े देशों को एक साथ देखना हो तो एटलस जैसे स्मॉल स्केल मैप्स काम आते हैं। इसी तरह विषय के अनुसार नक्शे भौतिक यानी फिजिकल भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक भी। तो ग्लोब की विशालता से शुरू होकर एक कागज पर खींची गई सटीक अक्षांश रेखा तक का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि हमारे आसपास का ये जो इतना विशाल भौतिक पर्यावरण है और उसे कागज पर उकेरने वाले ये जो विशिष्ट नक्शे हैं, क्या इन्हें समझना असल में दुनिया और वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल देता है? क्योंकि अंत में नक्शे सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी दुनिया को समझने का एक बहुत ही ताकतवर लेंस है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और दुनिया को हमेशा एक नए नजरिए से देखते रहिए।